हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में जो अपना आगे का चैप्टर है उसकी स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो ऑस्टवाल्ड है उसने एक डाइल्यूशन लॉ दिया गया था और ये लॉ भी आर्हेनियस लॉ की आर्हेनियस थ्योरी की तरह ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे ही लागू होता है। इन्होंने ये कहा था कि यदि अपन किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उसके यदि तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अपन एक्टिव मास लो है उस नियम के द्वारा उसके आयनन स्थिरांक या फिर उसके आयनन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसके लिए के सी इक्वल टू एल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एल्फा, जहाँ पे सी जो विद्युत अपघट्य है उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन और जो एल्फा है वो है अपनी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसके बाद में आज अपन देखेंगे कि जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो एक तो अपन इस लॉ की सहायता से डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन करते हैं कि यदि भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन को अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की वैल्यू पता हो तो अपन के का मान इजीली निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाला ही है। दूसरा अपन इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यदि अपन को किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक यानी के ए की वैल्यू पता हो। तो यदि के ए की वैल्यू पता है तो अपन अल्फा ज्ञात कर सकते हैं और अल्फा की वैल्यू पता है तो अपन के ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये इसकी दो एप्लीकेशंस थी। अब देखेंगे अपन इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो जैसे आर्हेनियस थ्योरी थी वैसे ही ये जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही वैलिड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर ये वैलिड नहीं होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्यों वैलिड नहीं होता है इसके लिए कुछ रीजन दिए गए थे। इसमें एक तो ये था कि ये जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये आर्हेनियस सिद्धांत पर ही आधारित है और आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार इसमें भी यही कहा गया है कि जो विद्युत अपघट्य है उसका कुछ अंश तो वियोजित अवस्था में रहता है और जैसे ही अपन उसका डाइल्यूशन करते हैं तो उनका वियोजन बढ़ता जाता है और इनिशियल एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो तो जनरली हर सांद्रता पर ही और डिसोसिएशन में रहते हैं यानी हर सांद्रता पर ही वो तो पूर्ण आयनित अवस्था में रहते हैं और यहाँ तक कि जब ये वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं क्रिस्टलीय अवस्था में तो भी वो वियोजित अवस्था में ही रहते हैं। इसीलिए ये सिद्धांत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे तो लागू होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग की व्याख्या नहीं करता। सेकंड लिमिटेशंस इसकी ये थी कि जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है इसके अंदर अपन के ए की वैल्यू यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक्टिव मास लॉ का यूज़ करते हैं जिससे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। और लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये तो अपने जैसे किसी भी रिएक्शन है उसके लिए अपन ने यदि कंसंट्रेशन देखी तो यदि आयंस पे चार्ज चेंज होता है तो उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज होती है और इस कंसंट्रेशन के द्वारा साम्य भी डिस्टर्ब होता है। तो इस अवस्था में अपन कंसंट्रेशन की जगह सक्रिय द्रव्यमान का यूज़ करते हैं और ये जब आयंस पे चार्ज होता है तो यहाँ पे अपन जो सक्रिय द्रव्यमान का नियम है वो उतनी परफेक्टली लागू नहीं कर सकते जितनी अपन उसके यूनिट चार्ज मान के करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जहाँ पे भी अपन ने कंसंट्रेशन का यूज़ लिया था उसकी जगह अपन एक्टिव मास का यूज़ करते हैं जिसे अपन सक्रियता भी कहते हैं या एक्टिविटी भी कहते हैं। तो एक्टिविटी है वो अपनी सांद्रता इंटू सक्रियता गुणांक के बराबर होती है इक्वल टू सी एफ। ये इसकी लिमिटेशंस थी। ये प्रूव करती हैं कि ये जो लॉ है वो ओनली दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे ही लागू होता है, प्रबल पे नहीं। इसके बाद में अपन देखेंगे डिबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दी गई थी। तो जो आर्हेनियस थ्योरी है और जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो तो था अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जबकि जो डिबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन है ये दी गई थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इस इक्वेशन से पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कुछ और सिद्धांत भी दिए गए थे तो अपन थोड़ा सा देखते हैं। एक तो ये कहा गया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में कंप्लीट आयनाइज रहते हैं और जब वो सॉलिड अवस्था में आयनाइज रहते हैं तो हैं, लेकिन जो उसके आयंस हैं उनके मध्य एक फोर्स होता है यानी वो आयंस फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो आयंस इजीली इलेक्ट्रिसिटी को
फ्लो नहीं कर सकते, यानी विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। यदि अपन ने उसके अंदर सर्किट बनाया तो वो आयंस जो फोर्स है उनके बीच में, उनके कारण वो इधर उधर गमन नहीं कर सकते हैं। एक ये कहा गया था कि यदि अपन सॉलिड स्टेट में तो देख लिया, लेकिन यदि अपन इसको विलयन अवस्था में लेते हैं, यानी इस ठोस क्रिस्टल को अपन किसी विलायक के साथ घोलकर यदि विलयन बनाते हैं तो इस अवस्था में ये क्या करते हैं, जो आयंस होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, और इनकी जो गतिशीलता है, ये जो उनका विलायक है या माध्यम है उसकी विस्कोसिटी पे और उस आयन के विलायकन की मात्रा पे तथा विलयन की सांद्रता पे डिपेंड करते हैं। विलयन की सांद्रता से यहाँ तात्पर्य है कि यदि अपन ने उसको किसी विलायक में घोला है तो वो उस विलायक के जो समान आवेशित आयन है उनसे तो वह रिपल्स प्रतिकर्षित होगा, और जो विपरीत आवेशित आयन है उनसे वो आकर्षित होगा। तो ये इस विलयन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, इनकी जो मूवमेंट है। एक ये कहा गया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके अपन जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट है, इसको अपन एक अल्फ़ा नाम देते हैं जिसे अपन कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके लिए अपन इसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन न कह के अपन इसको चालकता अनुपात या कंडक्टिविटी रेशियो कहते हैं, जिसे अपन एफ नोट से डिनोट करते हैं। एक थ्योरी ये दी गई, जो अपने घोष थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो विलयन अवस्था में पूर्णतः आयनित होते हैं, लेकिन इनका कुछ अंश ही गति करने के लिए मुक्त होता है, और शेष जो आयन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रबल इन अंतर आयनिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके कारण इनकी जो चालकता है वो ये जो मुक्त आयन्स होते हैं जो गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, इन सक्रिय आयनों की गतिशीलता के अंश के कारण ही होती है। जो मूवमेंट नहीं करते उनका इनमें कोई योगदान नहीं होता है। और इसके परिकलन के लिए, यानी इसकी जो अपन कैलकुलेशन है वो कंडक्टिमेट्री एक्सपेरिमेंट से ही करते हैं, एक्टिव मास लॉ से नहीं कर सकते। और इसके लिए एक इक्वेशन दी गई √V log A इक्वल टू K। इसके द्वारा अपन इसकी जो कंडक्टेंस है उसके द्वारा अपन विलयन के अंदर आयंस की कंडक्टेंस देख सकते हैं। लास्ट में जो रूल सिद्धांत दिया गया वो था डिबाई-हक्कल थ्योरी, और यही जो थ्योरी है वो एट प्रेजेंट यूनिवर्सल है, यानी सर्वमान्य है। डिबाई-हक्कल थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दी गई थी। इसमें ये कहा गया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में और साथ ही साथ प्रत्येक सांद्रता पर विलयन अवस्था में कंप्लीट आयनाइज रहते हैं, अर्थात प्रत्येक सांद्रता पर इनके आयनन की मात्रा जो अल्फा है उसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो अल्फा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो हो गया लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट। इसका मतलब यहाँ इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यदि अपन अल्फा को 1 कर रहे हैं तो इसका मतलब लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नोट हो जाएगा। तो इन दोनों के मान इक्वल हो जाएंगे, तो अपन ये कहेंगे कि अल्फा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा ही आयनाइज हो रहा है। अदर वर्ड्स में अपन ये कह सकते हैं कि जो इनकी चालकता है उनके मान में सांद्रता का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अपन देख रहे हैं ये तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस है और ये उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस है। यदि दोनों कंडक्टेंस की वैल्यू ही इक्वल हो गई, इसका मतलब हर सांद्रता पर कंडक्टेंस इक्वल है, इसका मतलब कंडक्टेंस के ऊपर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी यही कहा जाता है, यही देखा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टेंस अधिक होती है, और जैसे ही अपन उनका डाइल्यूशन करते हैं उनकी कंडक्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ये डिबाई और हक्कल ने कहा था। तो डिबाई हक्कल ने ये भी बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टेंस के मान में जो डाइल्यूशन है उसके द्वारा कंडक्टेंस के मान में वृद्धि होती है, लेकिन ये जो वृद्धि है ये उनकी आयनाइजेशन की मात्रा में वृद्धि के कारण न होके उनके जो आयंस के बीच में बल हैं उनकी कमी के कारण होती है। यानी ये देखा गया कि यदि अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें तो अपन ये कहते हैं कि डाइल्यूशन जैसे जैसे अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को का डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे उनकी कंडक्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके आयंस के
जो आयनाइजेशन की मात्रा है या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बढ़ती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखा गया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस तो इनकी भी बढ़ती है, लेकिन ये जो कंडक्टेंस है ये आयनाइजेशन की मात्रा पे डिपेंड न करके इन आयंस के मध्य जो बल हैं उनमें कमी के कारण होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो विलयन में कंप्लीट आयनाइज तो रहते हैं हर सांद्रता पर ही, लेकिन वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं रहते। आयनाइज रहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा आयनिक फॉर्म में रहते हैं, यानी एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, लेकिन इन आयंस के मध्य एक अंतर आयनिक आकर्षण बल हो जाए पाया जाता है। इसका मतलब प्रत्येक सांद्रता पर ये आयनित तो रहते हैं लेकिन पूर्णतः वियोजित नहीं रहते। वियोजित का मतलब दूर दूर नहीं रहते। अगर ये दूर दूर रहेंगे तो अपने आप मूवमेंट या विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो इसीलिए इनकी डाइल्यूशन के द्वारा अपन इनकी कंडक्टेंस को समझा सकते हैं। यदि विलयन की सांद्रता को अपन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो आयंस हैं उनके मध्य यदि विलयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या फिर अपन विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम कर दें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम करने का मतलब भी यही है कि उनके मध्य के जो फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और यदि विलयन की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो भी आयंस के मध्य के फोर्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब दोनों कंडीशन में, विलयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने में और विलायक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान में कमी होने से जो विपरीत आवेशित आयन है वो एक दूसरे से और अधिक आकर्षित होंगे और इनके मध्य एक आयनिक युग्म बन जाएगा, तथा यह आकर्षण जो इनके आयंस के मध्य का जो आकर्षण है जिससे आयनिक पेयर बन रहा है वह आकर्षण अंतर आयनिक आकर्षण बल कहलाता है, जिसे अपन इंटरआयनिक फोर्स भी कहेंगे। सांद्र विलयनों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य की दूरी कम होने लगती है, इससे अंतर आयनिक आकर्षण बलों में वृद्धि बढ़ जाती है और इसी कारण से जो इनकी कंडक्टेंस है वो कम हो जाएंगी। यदि आयंस के मध्य इंटरआयनिक फोर्स बढ़ गया तो आयंस को आपस में एक दूसरे को बांधे रखेंगे, वो इधर उधर मूवमेंट इजीली नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उनकी गतिशीलता कम हो गई, तो गतिशीलता कम होगी तो इसका मतलब उनकी कंडक्टेंस भी कम हो गई। ये अपना था डिबाई-हक्कल इक्वेशन या डिबाई-हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे के लेक्चर में एक देखेंगे अपन डिबाई-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन। ये तो दी गई थी डिबाई और हक्कल के द्वारा। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया ऑनसेगर, उन्होंने इन दोनों के साथ मिलकर अपनी एक इक्वेशन दी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिए ही लागू होती है। और इस इक्वेशन में दो कारक दिए उन्होंने, एक था असममित प्रभाव और एक और था इनके बीच का फोर्स। तो उनके आधार पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इक्वेशन दी थी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी कंडक्टेंस को बताती है। तो उसकी स्टडी अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।